गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश का भौगोलिक भूभाग दोस्तों। अब देखिए मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है, कौन कौन से मध्य प्रदेश के भौगोलिक भूभाग के अंतर्गत आता है, किस भौगोलिक भूभाग की क्या क्या विशेषता है, कितने ज़िले आते हैं, क्या खनिज मिलता है वहाँ पर, कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन से उद्योग है, कौन से पर्यटक स्थल है, कितनी वर्षा होती है दोस्तों, पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठे दोस्तों। देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक भूभाग। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से 3 भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को? प्राकृतिक रूप से 3 भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है। और 3 भौगोलिक भूभागों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भौगोलिक भागों को 7 भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो भौगोलिक भूभाग है दोस्तों मध्य उच्च पठार। कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। पहला भौगोलिक भूभाग कौन सा दोस्तों? मध्य उच्च प्रदेश। अब देखिए मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा जाएगा? तो 7 भागों में बांटा जाएगा दोस्तों। जो सेकंड पार्ट है आपका, ये है आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। कौन सा है दोस्तों? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। सेकंड भाग कौन सा हो गया? मध्य सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला। और तीसरा भाग होता है दोस्तों पूर्वी पठार। कौन सा है? तीसरा पूर्वी पठार। अब पूर्वी पठार में आता है दोस्तों बघेलखंड का पठार। कौन सा आएगा? बघेलखंड। कौन सा भाग है पूर्वी पठार में? बघेलखंड पठार आता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए जो मध्य उच्च पठार है इसे 5 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में बांटा? इसे 5 भागों में डिवाइडेशन करा गया। अब देखिए 5 कौन कौन से इसके भौगोलिक भूभाग है दोस्तों। तो पहला आता है मालवा का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? मालवा का पठार है। ठीक है, सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग है मालवा का पठार। सेकेंड है आपका नर्मदा सोन घाटी दोस्तों। कौन सा पार्ट आता है? नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी दूसरा भौगोलिक भूभाग है मध्य उच्च प्रदेश का। तीसरा पार्ट आता है दोस्तों मध्य भारत का पठार। कौन सा पठार आता है दोस्तों? मध्य भारत का पठार आता है। अब देखिए चौथा जो भौगोलिक भूभाग है दोस्तों वो है आपका बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार आता है दोस्तों। और जो पांचवा है आपका, पांचवा आता है दोस्तों रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार आता है? ये शायद नीचे नहीं दिखेगा आपको। पांचवा भौगोलिक भूभाग कौन सा दोस्तों? रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। ये 5 भौगोलिक भूभागों में मध्य प्रदेश मतलब मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। अगर सीधा तो क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश को प्राकृतिक रूप से कितने भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है दोस्तों? तो 3 भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है। 3 कौन कौन से हैं? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला और पूर्वी पठार। ठीक है। अब देखिए जो मध्य उच्च प्रदेश है इसे 5 भागों में बांटा दोस्तों। मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार, बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर आगे हम पढ़ते हैं। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने। अब देखिए आगे बात करते हैं हम। जो पहला पार्ट आता है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, पहला जो पार्ट है हमारा मालवा का पठार। कौन सा पार्ट किया दोस्तों? पहला हम कौन सा पढ़ने वाला है? पहला पार्ट मालवा का पठार। तो देखिए मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का जो पठार है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग है। देखिए ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको, ये इस टाइप से फैला हुआ है। ये कौन सा है? ये इस टाइप से फैला हुआ है। ठीक है, इस टाइप से ये पूरा एरिया कौन सा है भैया? ये पूरा एरिया है मालवा का पठार। कौन सा भाग है दोस्तों? ये मालवा का पठार। अब देखिए ये वाला जो भाग है आपका कौन सा है? मालवा का पठार। मालवा का पठार। मालवा का पठार प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28.62% भाग में क्या फैला हुआ है? मालवा का पठार फैला हुआ दोस्तों। 28.62% एरिया पर कौन सा भाग फैला हुआ है? मालवा पठार, मालवा प्लेट्यू फैला हुआ है। मालवा प्लेट्यू मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग है दोस्तों। अब देखिए मालवा के पठार की बात करें तो मालवा के पठार में वर्तमान में लगभग 18 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 18 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कुछ जिले आंशिक आते हैं तो कुछ पूर्ण आते हैं। जैसे देखिए गुना आता है, इसके बाद सागर का कुछ भाग आता है दोस्तों मालवा के पठार में। विदिशा, शिवपुरी, भोपाल संभाग के लगभग सभी जिले आते हैं। कुछ आंशिक भी आते हैं। ठीक है, भोपाल संभाग हो गया,
इंदौर उज्जैन संभाग पूरा आता है दोस्तों। इसके बाद देखिए इंदौर संभाग के कुछ ज़िले आते हैं, ठीक है, मालवा के पठार में। अब जो मालवा का पठार है ये कैसे बना, तो मालवा का पठार बना भैया ज्वालामुखी विस्फोट से। किससे बना? मालवा का पठार का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा निकला, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकला? लावा निकला। लावा के उद्गार होने से और लावा के ठंडे होने से यहाँ पर एक चट्टान बनी जिसका नाम है बेसाल्ट चट्टान। कौन सी चट्टान है दोस्तों? मालवा, मतलब जब लावा का उद्गार हुआ और लावा के उद्गार होने से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ। और जब बेसाल्ट चट्टान कई छोटे छोटे भागों में टूटने लगी, ताप दाप बढ़ने के कारण बेसाल्ट चट्टान टूटने लगी, तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी बनी दोस्तों। कौन सी मिट्टी बनी यहाँ पर? बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी बनी। तो मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। कौन सी कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए काली, जो काली मिट्टी होती है इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? काली कपास मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भौगोलिक भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। गहरी काली मिट्टी पाई जाती है मालवा के पठार में। और काली मिट्टी को MPPSC प्री में क्वेश्चन आया था, काली मिट्टी का एक और नाम क्या है? तो इसे रेगुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेगुर मिट्टी भी कहते हैं या रेगड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेगुर या रेगड़ मिट्टी कहते हैं। अब देखिए मालवा के पठार में जो सबसे ऊँची चोटी है दोस्तों, सबसे ऊँची चोटी कहाँ पर है? देखिए मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों आपकी जाना पावा की पहाड़ी, महू इंदौर में। इसके पास में जाना पावा की पहाड़ी कहाँ पर है? महू इंदौर में। इसी के पास में सिगार की चोटी दोस्तों। कौन सी चोटी है? ये जो सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी। कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? सिगार 881 मीटर है। कितने मीटर ऊँची है? मालवा के पठार की सबसे ऊँची चोटी सिगार की चोटी 881 मीटर है। इसके बाद देखिए दूसरी सबसे ऊंची चोटी है मालवा के पठार की मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक है, जाना पावा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी दोस्तों? जाना पावा की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है 854 मीटर। कितने मीटर ऊंची है दोस्तों? मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों जाना पावा की पहाड़ी, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? चंबल नदी का उद्गम होता है। और जाना पावा की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 854 मीटर है, ठीक है, 854 मीटर है। और सिगार की कितनी ऊंचाई दोस्तों? 881 मीटर। सिगार कितने मीटर ऊंची है? 881 मीटर है, जो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर है धाजरी की पहाड़ी। कौन सी दोस्तों? धाजरी। धाजरी की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई है 810 मीटर। कितने मीटर ऊंची है दोस्तों? 810 मीटर। अब देखिए जाना पावा की पहाड़ी से एक नदी का ओरिजिन होता है। इस प्रकार से एक नदी बहती है। ये कौन सी नदी दोस्तों? ये चंबल नदी। कौन सी नदी है? जाना पावा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हो रहा है जिसका नाम क्या है? चंबल नदी। चंबल नदी 965 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। कितने किलोमीटर लंबी है? और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जाना पावा की पहाड़ी, महू इंदौर से। जाना पावा की पहाड़ी को मालवा की जीवन रेखा कहते हैं। समझना क्वेश्चन, ठीक है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा पूछे तो क्या रहेगा? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा दोस्तों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा रहेगा नर्मदा। और मालवा की जीवन रेखा क्या है? चंबल नदी। मालवा की जीवन रेखा क्या है? चंबल नदी है। अब देखिए, और मालवा की गंगा पूछे तो मालवा की गंगा क्या है दोस्तों? मालवा की गंगा इंदौर की कांकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कांकरी बरडी पहाड़ी से। और ये कौन सी नदी है? शिप्रा। शिप्रा को क्या कहते हैं? मालवा की गंगा कहते हैं। और शिप्रा की लंबाई दोस्तों 195 किलोमीटर। शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिप्रा नदी का उद्गम होता है कांकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से। अब देखिए यहीं पर क्या है? उज्जैनी है। क्या है दोस्तों? उज्जैनी। उज्जैनी इंदौर में आता है, जिसमें नर्मदा और शिप्रा का लिंक किया गया है। इंदौर के उज्जैनी गांव में क्या करा भैया? नर्मदा और शिप्रा का लिंक करा है, ठीक है। नर्मदा और शिप्रा का लिंक कहाँ हुआ है? तो उज्जैनी में। इसके बाद देखिए उज्जैन में एक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। कौन सा है दोस्तों? महाकालेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? महाकालेश्वर, ठीक है। महाकालेश्वर कहाँ पर है? उज्जैन में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? महाकालेश्वर, उज्जैन में, जो विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में, जो विश्व का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इसके बाद देखिए मालवा की गंगा क्या है? शिप्रा। मालवा की जीवन रेखा क्या है? चंबल। अब देखिए आपने ये भी सुना होगा कि मध्य प्रदेश को नदियों का क्या कहते हैं? मायका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं।
अब देखिए मध्य प्रदेश को तो नदियों का मायका कहते हैं, पर मध्य प्रदेश में नदियों का मायका किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश में भी कोई एरिया होगा जिसे नदियों का मायका कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में नदियों का मायका किसे कहते हैं? मालवा के पठार को। क्या कहते हैं मालवा के पठार को दोस्तों? नदियों का मायका। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं, पर मध्य प्रदेश में नदियों का मायका किसे कहते हैं? मालवा के पठार को नदियों का मायका कहते हैं दोस्तों। अब देखिए काली मिट्टी पाई जाती है जो उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कारण मालवा का जो पठार है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि कौन से क्षेत्र में होती है? तो मालवा के पठार में होती है दोस्तों। मालवा का पठार सबसे ज़्यादा कृषि करता है, जिसके कारण इसे मध्य प्रदेश का अन्न भंडार कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? अन्न भंडार। मालवा का अन्न भंडार क्या हुआ? मध्य प्रदेश का अन्न भंडार मालवा का पठार हुआ दोस्तों। मध्य प्रदेश का अन्न भंडार क्या है? मालवा का पठार है दोस्तों। अब देखिए मालवा का पठार मध्य प्रदेश का अन्न भंडार हो गया। अब देखिए यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात करें तो पर्यटक में क्या क्या भैया? इंदौर की बात कर लेते हैं। इंदौर में कौन कौन से पर्यटक स्थल आते हैं? कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, जो बता रहा हूँ मैं वो नोट करते जाएँ। इंदौर में जो पर्यटक स्थल है बड़ा गणेश है, खजराना है, जाना पावा की पहाड़ी है, ठीक है, उज्जैनी है, ठीक है। ये इंदौर के प्रमुख पर्यटक स्थल है दोस्तों। इंदौर में क्या क्या पर्यटक स्थल है? जाना पावा की पहाड़ी है, ठीक है, और इंदौर में ही क्या है आपका? परशुराम का मंदिर भी है। इसके बाद पाताल पानी जलप्रपात भी बनता है दोस्तों इंदौर में। इसके बाद और क्या है इंदौर में? तो खजराना है, बड़ा गणेश है और वैष्णव धाम मंदिर है। ये इंदौर के प्रमुख पर्यटक स्थल हो गए दोस्तों, जो मालवा के पठार में आता है। और इंदौर जनसंख्या में प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। जनसंख्या में प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? इंदौर है, ठीक है। इंदौर जो मालवा के पठार में आता है। इसके बाद देखिए इसी के पास में आता है, ये यहाँ पर धार आता है दोस्तों। क्या है? धार। अब देखिए धार में क्या है? मांडू है। धार में क्या है? मांडू है। तो मांडू को मंदिर और घाटों मांडू को क्या कहते हैं? महलों का नगरी कहते हैं। मांडू को क्या कहते हैं? महलों की नगरी कहते हैं। सादियाबाद कहते हैं, आनंद नगरी कहते हैं। जो कहाँ पर आता है? मांडू धार में आता है दोस्तों। अब देखिए मांडू के किले में कई पर्यटक स्थल है जो घूमने लायक है दोस्तों। अब देखिए मांडू में क्या क्या पर्यटक स्थल है, जैसे रानी रूपमती का महल है, बाज बहादुर का महल है। इसके बाद पहला संगमरमर का मकबरा है वहीं पर हुसैन शाह का। दाई का महल है, जहाज महल है, छोटी बहन दाई की छोटी बहन का महल है, रेवा कुंड है। ये सारे कहाँ पर दोस्तों? मांडू में। अब मांडू के किले के ऊपर अलग वीडियो बना चुका हूँ मैं, मध्य प्रदेश में जो जो किले हैं। अगर आप वो देखेंगे तो यहाँ पे छोटी से छोटी जानकारी आपको उस वीडियो में मांडू के बारे में मिल जाएगी दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ज़रूर देखें वो, ताकि मांडू और मध्य प्रदेश के सारे फोर्ट उसमें बनाए मैप के द्वारा मैंने पढ़ाए हैं और समझाए हैं, तो वो भी जरूर देखें ताकि आपको मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे फोर्ट की जानकारी मिल जाएगी उसमें। तो मांडू भैया शादी ये प्रमुख पर्यटक स्थल है मालवा के पठार का। और मांडू कहाँ पर आता है? धार में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। ये हो गया धार। अब देखिए देवास, इसी के पास में क्या है? देवास शहर आता है। इंदौर के जस्ट पास में क्या है? देवास। तो भैया देवास, जो देवास है ना, ये भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ पर चामुंडा टेकरी है। बागली में भैया क्या है? बागली में जटाशंकर महादेव मंदिर है, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर आता है, उज्जैन आता है दोस्तों। कौन सा है? उज्जैन वाला एरिया है। उज्जैन को तो मंदिर और घाटों का नगर कहते हैं। उज्जैन में सबसे ज़्यादा मंदिर है मध्य प्रदेश में, तो मंदिर और घाटों का नगर क्या हो गया? उज्जैन हो गया। उज्जैन में कई मंदिर मिल जाएंगे दोस्तों आपको, जैसे महाकालेश्वर, मंगलनाथ जहाँ से कर्क रेखा क्रॉस करती है, इस्कॉन मंदिर है, जैन मंदिर है वहाँ पर, बड़ा गणेश है, ठीक है। इसके बाद गोपाल मंदिर है, बौद्ध स्तूप टेकरी है, ठीक है। ऐसे कई सांदीपनी आश्रम है वहाँ पर, काल भैरव है, ठीक है, कालियाधाम महल है। ये प्रमुख उज्जैन के पर्यटक स्थल हो गए दोस्तों। इसके बाद देखिए भोपाल। भोपाल की बात करें, यहाँ पर कौन सा नगर है आपका? भोपाल है दोस्तों। तो भोपाल भी एक प्रमुख पर्यटक नगर है। भोपाल में भैया दोनों झीलें, छोटी ताल और बड़ी ताल, दोनों कहाँ पर है? 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है भोपाल दोस्तों। इसके बाद देखिए जो भोपाल है ना, भोपाल में और मानव संग्रहालय पहला, भोपाल में से कई छोटे छोटे पर्यटक स्थल है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल के बाद रायसेन, ये यहाँ पर रायसेन आता है दोस्तों। क्या है यहाँ पर? ये रफ कर देता हूँ मैं। ये यहाँ पर क्या है? रायसेन। तो जो रायसेन है दोस्तों, रायसेन में कई पर्यटक स्थल है। भीमबेटका विश्व की सबसे प्राचीन गुफा समूह है, और विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कहाँ पर है दोस्तों? भीमबेटका रायसेन में, जो मालवा के पठार में आता है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, ठीक है, 2003 में। और यही क्वेश्चन MPPSC प्री में पूछा गया कि भीमबेटका की गुफाओं का खोज किसने खोजा था? तो वाकणकर जी ने खोजा था दोस्तों। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है? रायसेन में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं?
भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में, जो कि इस पार्ट का भाग है, मालवा के पठार का भाग है, ठीक है। और ये बहुत प्राचीन गुफाएं, आदिमानवकालीन गुफाएं, और यहीं पर मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी दोस्तों। कौन सी गुफाएं? यहीं पर मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी हैं, जो भीमबेटका के समान ही गुफाएं। यहीं पर बौद्ध नगरी जिसे कहते हैं सांची है, सांची का भी एक क्वेश्चन आया था दोस्तों। सांची का प्राचीन नाम क्या? कांकड़ा। तो भैया सांची बौद्ध नगरी क्या है? सांची बौद्ध नगरी। और यहाँ से अशोक के स्तूप भी मिले हैं, ठीक है, मतलब अशोक के अभिलेख भी मिले हैं यहाँ पर स्तूप है। तो सांची को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ दोस्तों। ये दोनों कहाँ पर है? और यहीं पर रातापानी और सिंगोरी अभ्यारण्य भी है रायसेन में। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, जो अगला आता है हमारा विदिशा। विदिशा भी मालवा के पठार में आता है। विदिशा कहाँ पर आता है? मालवा के पठार का भाग है दोस्तों। इसके बाद देखिए जो सागर है, सागर का कुछ भाग मालवा के पठार में आता है। सागर का कुछ भाग मालवा के पठार में आता है। इसके बाद ये यहाँ पर राजगढ़ है दोस्तों। अब देखिए राजगढ़ भी किस में आता है? तो मालवा के पठार में आता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बगुलामुखी मंदिर। कहाँ पर आता है? बगुलामुखी मंदिर दोस्तों। बगुलामुखी मंदिर आगर मालवा नलखेड़ा में आता है। बगुलामुखी टेम्पल कहाँ पर है? आगर मालवा नलखेड़ा में आता है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका सीहोर। क्या है दोस्तों? सीहोर में क्या है? सलकनपुर है। सलकनपुर प्रमुख पर्यटक स्थल है दोस्तों, ठीक है, सलकनपुर। सीहोर में गणेश मंदिर भी एक प्राचीन। इसके बाद सीहोर के बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपका देवास हो गया। और इधर देखिए अब ये रतलाम है। यहाँ पर रतलाम में लक्ष्मी माता मंदिर है। क्या है? ये रतलाम थोड़ा नीचे है। रतलाम में लक्ष्मी माता मंदिर है दोस्तों। कौन सा मंदिर है रतलाम में? और सेलाना अभ्यारण्य है। और इसके बाद ये यहाँ पर है आपका मंदसौर में कौन सा टेम्पल है आपका सबसे प्रसिद्ध? पशुपति महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर दोस्तों? पशुपति महादेव, जो शिवना नदी के तट पर बसा हुआ मंदिर, बहुत अच्छा है, नागर शैली में बना हुआ मंदिर दोस्तों। पशुपति महादेव का मंदिर कहाँ पर आता है? मंदसौर में आता है। तो देखिए ये मालवा के पठार के प्रमुख पर्यटक स्थल हो गए दोस्तों। अब देखिए मालवा के पठार के उद्योग की बात करते हैं। मालवा के पठार में उद्योग क्या गया है दोस्तों? मालवा के पठार के उद्योग की बात करें दोस्तों, देखिए मालवा के पठार में जो उद्योग हैं, देवास एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों। ये यहाँ पर कौन सा है? देवास में बीएनपी है। क्या है देवास में? बीएनपी है, बैंक नोट प्रेस है दोस्तों। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? देवास में, जो मालवा के पठार में आती है, ठीक है, बैंक नोट प्रेस। इसके बाद जॉन डियर, आइसर, किर्लोस्कर, ये सभी कंपनियाँ कहाँ पर हैं? देवास औद्योगिक क्षेत्र में। इंदौर की बात करें तो इंदौर में क्या क्या है भैया? इंदौर को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। नोट भी करते जाएँ आप, सूती वस्त्र की राजधानी क्या है? इंदौर है। मध्य प्रदेश में आईटी पार्क है इंदौर में, और कई इंडस्ट्रियां हैं। महीम कागज़, टिश्यू पेपर संयंत्र भी कहाँ पर है? इंदौर है। एमपी पुलिस में ये क्वेश्चन आया है, टिश्यू पेपर कारखाना कहाँ पर है? तो इंदौर में दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, टिश्यू पेपर कारखाना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, इंदौर जिले में स्थित है। इसके बाद इसी के पास में आता है धार में पीथमपुर प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। धार में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों? पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर आता है? धार जिले में आता है। जो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है भैया, इसे भारत का क्या कहते हैं? डेट्रॉइट कहते हैं। पीथमपुर को क्या कहते हैं? भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। जो मोटर कार उद्योग के लिए फेमस है, मोटर कार उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? पीथमपुर है, ठीक है। और पीथमपुर मोटर कार उद्योग, यहाँ पर प्रतिभा गारमेंट्स, ठीक है, जॉन डियर देवास में प्रतिभा गारमेंट, आइसर ट्रैक्टर कंपनी है यहाँ पर। इसके बाद जीसीपी कारखाना है, बजाज टेम्पो, ऐसी कई बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं यहाँ पर दोस्तों। कहाँ पर? धार में, ठीक है। धार एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, पीथमपुर। इसके बाद देखिए एल्कलाइट फैक्ट्री कहाँ पर है? नीमच में। एल्कलाइट फैक्ट्री कहाँ पर है दोस्तों? नीमच में। एल्कलाइट फैक्ट्री कहाँ पर मिलेगी आपको? नीमच में मिलेगी, ठीक है। ये मध्य भारत में आ जाता है नीमच, है ना, ये थोड़ा सा डिलीट कर दें आप। एल्कलाइट फैक्ट्री वैसे है नीमच में, पर ये मध्य भारत का पठार है। ये वाला जो पार्ट है ये हम बाद में करेंगे। तो देखिए जो मंदसौर है, यहाँ पर क्या है? स्लेट एवं पेंसिल उद्योग है। मंदसौर में क्या है? स्लेट एवं पेंसिल उद्योग है। कौन सा उद्योग है दोस्तों मंदसौर में? स्लेट और पेंसिल उद्योग कहाँ पर है? मंदसौर में, ठीक है। इसके बाद देखिए मालवा हो गया। इसके बाद ये यहाँ पर आपका जो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर आता है? रायसेन में आता है दोस्तों। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कौन से जिले में आता है? रायसेन में। अब देखिए यहीं पर जापान के सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर कारखाना डला है। क्या डला है? ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ पर है? मंडीदीप रायसेन में, जो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया दोस्तों। जो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर आता है? रायसेन में आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला जो भाग है भोपाल का है। भोपाल में क्या क्या है भैया? ये भोपाल है। तो भोपाल में क्या मिलेगा आपको? देखिए भोपाल में जो उद्योग है दोस्तों, भोपाल में भेल है। कौन सा उद्योग है? भेल जो किसके सहयोग से डला है? भेल ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया दोस्तों। मैदा मिल है। रेलवे रिपेयरिंग कारखाना कहाँ पर है?
भोपाल में। अब देखिए इसके बाद शाहजहाँपुर की बात कर लेते हैं। शाहजहाँपुर में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों? शाहजहाँपुर में मक्सी औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा है दोस्तों? शाहजहाँपुर में इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा हुआ? मक्सी। जो मक्सी औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, मक्सी डाबर तेल और वनस्पति तेल इकाई के लिए प्रसिद्ध है। और पीवीसी पाइप फैक्ट्री यहाँ पर क्या है? पीवीसी पाइप फैक्ट्री और वनस्पति तेल इकाई कहाँ पर मिलेगी आपको? मक्सी में मिलेगी दोस्तों। मक्सी औद्योगिक क्षेत्र जो शाहजहाँपुर जिले में आता है। इसके बाद देखिए राजगढ़ में कौन कौन से हैं? तो पिल्लू खेड़ी है दोस्तों। क्या है राजगढ़ में? पिल्लू खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र राजगढ़ में आता है। ठीक है, पिल्लू खेड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? राजगढ़ में दोस्तों। इसके बाद देखिए विदिशा जो है आपका कटीले तार किस लिए प्रसिद्ध है? कटीले तार और वनस्पति तेल इकाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जो विदिशा है वो किस लिए प्रसिद्ध है? कटीले तार और वनस्पति तेल इकाई के लिए। अब देखिए ये जो उज्जैन है दोस्तों आपका, उज्जैन किस लिए फेमस है भैया? तो उज्जैन में नागदा औद्योगिक क्षेत्र है। उज्जैन में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों? नागदा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर आता है? उज्जैन में। जो कृत्रिम रेशम के लिए प्रसिद्ध, कृत्रिम रेशे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों नागदा औद्योगिक क्षेत्र। नागदा चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो नागदा है, ठीक है, ये अभी ज़िले के लिए प्रस्तावित है। और उज्जैन में प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा क्या है? सोयाबीन कारखाना, जो वर्तमान में बंद हालत में क्या हो चुका है? ये कारखाना बंद हो चुका है दोस्तों। जो कहाँ पर है? उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना। अब देखिए मालवा के पठार को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश में नदियों का मायका कहते हैं। और मालवा के पठार से सबसे ज़्यादा नदियों का उद्गम होता है। सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं मध्य प्रदेश में? तो मालवा के पठार से निकलती है। देखिए सिप्रा निकलती है, काली सिंध निकलती है, पार्वती निकलती है। ठीक है, और इसके अलावा गंभीर खान, कई छोटी छोटी नदियाँ निकलती है दोस्तों। अब देखिए मालवा के पठार में कृषि की बात करते हैं। तो मालवा के पठार में कृषि क्या क्या होती है दोस्तों? ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप चाहें तो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं मालवा के पठार में कृषि कौन कौन सी होती है। मालवा के पठार में एग्रीकल्चर क्या क्या है भैया? देखिए मालवा के पठार, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब देखिए मालवा के पठार की बात करते हैं दोस्तों। ये वाला पूरा एरिया कौन सा है आपका? मालवा का पठार है। अब देखिए मालवा के पठार में कृषि की बात करते हैं तो इंदौर भैया सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन करता है मध्य प्रदेश में। इंदौर किसका उत्पादन कर रहा है सबसे ज़्यादा? आलू उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश का क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है? इंदौर है। उज्जैन प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि वाला जिला है। सबसे ज़्यादा कृषि भूमि मध्य प्रदेश में किस ज़िले के पास है? तो उज्जैन के पास। उज्जैन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि भूमि वाला ज़िला है दोस्तों। अब देखिए जो मालवा के पठार में आता है, उज्जैन प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ हो रहा है? उज्जैन में हो रहा है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाला ज़िला कौन सा है? मालवा के पठार में। और जो मध्य प्रदेश का भी है उज्जैन। अब देखिए जो मालवा का पठार है सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं? अन्न भंडार। मध्य प्रदेश का अन्न भंडार क्या है दोस्तों? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनाज का उत्पादन कौन कर रहा है? मालवा का पठार कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का अन्न भंडार कहते हैं। उज्जैन सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है। इंदौर आलू का उत्पादन कर रहा है दोस्तों। इसके बाद देखिए जो ये आपका विदिशा सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन करता है दोस्तों। किसका उत्पादन कर रहा है विदिशा? चने का। मंदसौर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा अफीम का उत्पादन करता है प्रदेश में। किसका उत्पादन करता है? मंदसौर सबसे ज़्यादा। प्रदेश में अफीम का उत्पादन करने वाला ज़िला कौन सा है? तो मंदसौर। मंदसौर में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या हो रहा है दोस्तों? अफीम का उत्पादन हो रहा है। इसके बाद देखिए मालवा के पठार में आगे बढ़ते हैं। मंदसौर हो गया। अब देखिए मालवा के पठार में प्रमुख फसल कौन कौन सी की जाती है? तो मालवा के पठार में प्रमुख फसल होती है दोस्तों सोयाबीन होता है। क्या होता है मालवा के पठार में? सोयाबीन होता है। गेहूँ होता है। गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल है दोस्तों। सोयाबीन और गेहूँ मुख्य फसल है। इसके बाद चना होता है, यहाँ पर चना होता है। सोयाबीन, गेहूँ, चना, मक्का और ज्वार, ये मालवा के पठार की प्रमुख दोस्तों फसलें हैं। ठीक है, मालवा का पठार प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो डेवलप एरिया है, सबसे ज़्यादा संपन्न एरिया है, वो कौन सा है? मालवा का पठार है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संपन्न एरिया कौन सा है? मालवा का पठार है। अब देखिए इसके बाद अगले भौगोलिक भूभाग की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये वाला जो भाग है ये कौन सा है भैया? ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये है नर्मदा सोन घाटी। कौन सा एरिया है दोस्तों? ये ऊपर का रब कर देते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखिए ये ऊपर वाला एरिया ये कौन सा है दोस्तों? ये जो ब्लू कलर के पेन से मैंने बनाया ये वाला एरिया पूरा क्या है?
नर्मदा सोन घाटी। ये वाला एरिया कौन सा दोस्तों? नर्मदा सोन घाटी है। कौन सा भाग है? नर्मदा सोन घाटी। कौन सा एरिया है दोस्तों? ये नर्मदा सोन घाटी। प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग है। ये प्रदेश के कुल भूभाग का 26% आता है। नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के कितने भाग में फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का 26% एरिया क्या है? नर्मदा सोन घाटी है। अब देखिए नर्मदा नदी का मध्य बिंदु क्या है? नेमावर है। क्या है? नेमावर। नर्मदा नदी का मध्य बिंदु क्या है दोस्तों? नेमावर। नेमावर देवास जिले में आता है। कहाँ पर आता है नेमावर? देवास में, जहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों। कौन सा महादेव मंदिर है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जो पांडवकालीन है। कौन से काल में बना है दोस्तों? पांडवकालीन मंदिर बताया जाता है। तो नेमावर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा मंदिर है दोस्तों? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो नेमावर में आता है, जो पांडवकालीन है। और नेमावर क्या है? नर्मदा का नाभिकुंड है। नेमावर क्या है दोस्तों? नर्मदा का नाभिकुंड क्या है? नेमावर, जो देवास जिले में आता है। और यहीं पर कौन सा है? सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, जो पांडवकाल में बना हुआ है दोस्तों। और ये जो पूरा एरिया ये किसका है? नर्मदा सोन घाटी का है। अब देखिए इसमें बात करते हैं हम। ये यहाँ पर आता है आपका ओंकारेश्वर। क्या है दोस्तों? ये ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर खंडवा जिले में आता है। कहाँ पर है ओंकारेश्वर? खंडवा में आता है ओंकारेश्वर। अब देखिए ओंकारेश्वर की बात करें तो ओंकारेश्वर में क्या स्पेशल है भैया? एक ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक मालवा में आता है, मालवा में, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर। एक ओंकारेश्वर जो कहाँ पर है? खंडवा में। और जो नर्मदा नदी के तट पर है दोस्तों ओंकारेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर आता है आपका महेश्वर। क्या आता है दोस्तों? महेश्वर। महेश्वर कहाँ पर है? खरगोन में। ये भी प्रमुख पर्यटक स्थल है दोस्तों। देखिए ओंकारेश्वर, नेमावर, महेश्वर, ये क्या है? प्रमुख पर्यटक स्थल है नर्मदा सोन घाटी के। अब देखिए जो महेश्वर है दोस्तों, ये रानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी रहा है। और महेश्वर का किला बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो महेश्वर कौन से ज़िले में आता है? खरगोन में। इसके बाद आता है मंडलेश्वर। क्या आता है दोस्तों? मंडलेश्वर भी कहाँ पर है? तो खरगोन जिले में। ये भी पर्यटक स्थल है प्रमुख। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। महेश्वर और ये देवास और दोनों के बीच में हांडिया आता है दोस्तों। क्या आता है? हांडिया हरदा जिले में पड़ता है। हांडिया भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल है नर्मदा नदी पर। और इसके बाद देखिए नर्मदा सोन घाटी का ये यहाँ पर आता है जबलपुर। क्या है दोस्तों? जबलपुर आता है। नर्मदा सोन घाटी में कौन सा जिला है? जबलपुर। जबलपुर ये थोड़ा यहाँ पर रहेगा। जबलपुर किस लिए फेमस है भैया? तो जबलपुर जो है ना, जबलपुर में भेड़ा घाट फेमस है। क्या है पर्यटक में यहाँ पर नर्मदा घाटी में? भेड़ा घाट। भेड़ा घाट नर्मदा नदी पर प्रमुख पर्यटक स्थल है दोस्तों, जो कहाँ पर आता है? जबलपुर में आता है। नर्मदा सोन घाटी का भेड़ा घाट जबलपुर में आता है। यहाँ पर कौन सा मंदिर है भैया? तो यहाँ पर 64 योगिनियों का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? 64 योगिनियों का मंदिर भेड़ा घाट जबलपुर में। तो 64 योगिनियों का मंदिर है भेड़ा घाट जबलपुर में। इसे तांत्रिकों का विश्वविद्यालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तांत्रिकों का विश्वविद्यालय कौन सा है? भेड़ा घाट जबलपुर में 64 योगिनियों का मंदिर। और यहीं पर ठीक है भेड़ा घाट है। भेड़ा घाट प्रमुख पर्यटक स्थल है मध्य प्रदेश का। जबलपुर में तिलवारा घाट है। कौन सा घाट है यहाँ पर? तिलवारा घाट है। तिलवारा घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी दोस्तों। इसके बाद देखिए ये यहाँ पर क्या रहेगा? ये यहाँ पर जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, नर्मदा नदी निकलती है जो अनूपपुर जिले में आता है दोस्तों। भेड़ा घाट हो गया। ये प्रमुख पर्यटक स्थल है कौन सी घाटी के? नर्मदा सोन घाटी के। अब नर्मदा सोन घाटी प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है। क्या है? सबसे निचला भूभाग कौन सा है? तो नर्मदा सोन घाटी दोस्तों। मध्य प्रदेश में सबसे निचला भौगोलिक भूभाग कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी है। अब देखिए नर्मदा सोन घाटी की कृषि की बात करते हैं कि नर्मदा सोन घाटी में क्या क्या एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जबलपुर में कौन कौन से उद्योग मिलेंगे दोस्तों आपको। तो नर्मदा सोन घाटी में जो जबलपुर आता है, देखिए नर्मदा सोन घाटी में जो जबलपुर है ये भैया लकड़ी चिराई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या है यहाँ पर? लकड़ी चिराई उद्योग। कहाँ पर है? लकड़ी चिराई उद्योग जबलपुर में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ पर है दोस्तों? जबलपुर में। इसके बाद हेवी व्हीकल उद्योग भी कहाँ पर है? जबलपुर में दोस्तों। बीड़ी उद्योग भी कहाँ पर मिलेगा आपको? जबलपुर में। तो जबलपुर प्रमुख इस क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पर आता है नरसीपुर। क्या है दोस्तों? नरसीपुर में बरमान और डमरू घाटी है दोस्तों। नरसीपुर में क्या है? बरमान और डमरू घाटी जो प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसके बाद देखिए जो ये यहाँ पर आता है आपका होशंगाबाद। क्या है? होशंगाबाद नर्मदा और तवा नदी के संगम पर है। कौन सी नदी के संगम पर दोस्तों? नर्मदा और
तवा नदी के संगम पर कौन सा जिला है? होशंगाबाद। होशंगाबाद में जो पर्यटक स्थल है सेठानी घाट है दोस्तों, क्या है? सेठानी घाट, अवली घाट। सेठानी घाट और अवली घाट कहाँ पर है? होशंगाबाद में। अब देखिए होशंगाबाद का कुछ पार्ट किस में आएगा? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में दोस्तों। तो देखिए होशंगाबाद नर्मदा नदी पर प्रमुख पर्यटक स्थल है, जहाँ पर सेठानी घाट है। इसके बाद देखिए होशंगाबाद के उद्योग की बात करें तो होशंगाबाद में जो उद्योग है दोस्तों, कौन कौन से उद्योग मिलेंगे होशंगाबाद में आपको? तो होशंगाबाद में दोस्तों सिक्योरिटी पेपर मिले, क्या है? सिक्योरिटी पेपर मिले। कहाँ पर है? होशंगाबाद में। होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिले। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। इस क्षेत्र में यही प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, इसके अलावा कोई बड़े इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है इस क्षेत्र में, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी का, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में से आता है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी प्रदेश के 26% भूभाग में फैला हुआ है। अब देखिए नर्मदा सोन घाटी की बात करें तो इसमें जो प्रमुख नदियाँ हैं, कौन कौन सी नदियाँ होगी दोस्तों? एक तो नर्मदा सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा। तवा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। बाघ इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, बाघ, हिरण, शक्कर, दूधी, नेवच, ये नर्मदा घाटी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ। दूधी, बाघ, शक्कर, नेवच, ये सब क्या है? नर्मदा घाटी की जितनी भी सहयोगी नदियाँ हैं सब नर्मदा घाटी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ होगी। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश की नदियों के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के ऊपर दोस्तों मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको भौगोलिक स्वरूप अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो ये वाला एरिया कौन सा है? नर्मदा सोन घाटी का है। अब देखिए इसके बाद यहाँ की कृषि की बात करते हैं। तो कृषि क्या होती है भैया? जबलपुर। जबलपुर सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन करने वाला जिला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कौन सा जिला कर रहा है? कौन सा प्रोडक्शन करता है? तो जबलपुर करता है दोस्तों। इसके बाद नरसिंहपुर जो है ना दोस्तों, अरहर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अरहर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? नरसिंहपुर है। इसके बाद और किसका उत्पादन करता है नरसिंहपुर दोस्तों? तो गन्ने का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है नरसिंहपुर। इसके बाद देखिए जो खरगोन है, खरगोन सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? तो मिर्ची का उत्पादन करता है दोस्तों। ये यहाँ पर है खरगोन, है ना, यहाँ नहीं, ये वो तो जगह नहीं इसलिए यहाँ नोट कर रहा हूँ। खरगोन सबसे ज़्यादा मिर्ची और कपास का उत्पादन करता है। खरगोन किसका उत्पादन कर रहा है दोस्तों? मिर्ची और कपास। अब देखिए खरगोन का कुछ पार्ट्स कुछ भाग नर्मदा घाटी में आता है और कुछ सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में भी आता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? कपास और मिर्ची का। और जो खंडवा है आपका, खंडवा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दोस्तों प्याज। किसका उत्पादन करता है? प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? खंडवा। और गांजे का, गांजे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? खंडवा करता है। प्याज और गांजे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? खंडवा जिला कर रहा है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये मतलब नर्मदा सोन घाटी की प्रमुख कृषि हो गई दोस्तों। इसके बाद ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है नर्मदा सोन घाटी, और प्रदेश के कुल भूभाग का कितने प्रदेश भाग पर फैला हुआ है? 26% भूभाग पर फैला हुआ। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में मालवा का पठार आता है, रीवा पन्ना का पठार आता है, और दक्षिण में क्या आता है दोस्तों? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला आता है। ये वाला पार्ट कौन सा हुआ? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला हुआ दोस्तों। ठीक है, और यहाँ की एग्रीकल्चर हो गई, उद्योग हो गए, ठीक है, पर्यटक हो गए। ठीक है, ये नर्मदा सोन घाटी। अब देखिए आज मैंने आपको 2 भाग करवा दिए मध्य प्रदेश के। एक तो मालवा का पठार करवा दिया दोस्तों, नर्मदा सोन घाटी करवा दिया। जो बचे भौगोलिक भूभाग है वो अगले वीडियो में करवाऊँगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।